हेलो बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी अल्फा के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा होगा आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इनकी रिएक्शंस भी इसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, तो वक्त जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक। तो शुरुआत करने पर से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, हमारी आपको ये क्लास या बाकी की सभी क्लास के नोट्स की पीडीएफ को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आकर आना होगा, जहां आपको ये क्लास या बाकी की सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमसे इस चैनल पे जुड़ना ना भूले बेटा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड। इंट्रोडक्शन में हम लोग एसिड देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है बेटा, एसिड देखते हैं एसिड क्या होते हैं। क्या होते हैं एसिड? सोरिन टेस्ट। ठीक है, इनका स्वाद कैसा होगा बेटा? खट्टा होता है। एसिड का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, चेंज द ब्लू कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, लिटमस का कलर ये ब्लू से रेड कर देते हैं। कैसा? ब्लू से रेड कर देते हैं। मतलब अगर आप किसी एसिड के सॉल्यूशन में ब्लू कलर का लिटमस पेपर को आप डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पहचान सकते हैं हम लोग उसको ऐसे। तो इस तरीके से ये एक इंडिकेटर भी होता है, जो लिटमस होता है ना, ये एक इंडिकेटर भी होता है। ये हम बात करेंगे अभी कुछ देर बाद। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे कॉमन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एसिड के एग्जाम्पल क्या है? एसिड के एग्जाम्पल जैसे आपका सिट्रिक एसिड है, ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है जैसे H2SO4। ठीक है बेटा, क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे एसिड्स हैं, जैसे मैं बता दूं HNO3 नाइट्रिक एसिड भी है। तो ये क्या है? ये एसिड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एसिड के एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एसिड आर दो सब्सटेंस दे हैव सोर टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है बेटा, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और जिसका स्वाद खट्टा होता है वो क्या होंगे? एसिड होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेस का जो टेस्ट होता है ना, तो क्या होता है? बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ठीक है, क्या? बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट का मतलब इसका स्वाद बेटा कड़वा होता है। दूसरा, इसको छूने में, हम इसको टच करते हैं तो सोपी होते हैं। सोपी मतलब क्या होते हैं? चिकने होते हैं ना। क्या होते हैं? चिकने होते हैं। तो आप इनको टच करोगे तो कैसे होंगे? सोपी होंगे, साबुन की तरह चिकने होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है चेंज द ब्लू कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। क्या करता है? यह रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, अगर आप रेड लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है, अगर आप रेड लिटमस लेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल्स आर। इसके एग्जांपल है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा है डिटर्जेंट जो आपके घर में होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल है जैसे आपका NaOH हो जाएगा, ठीक है, और KOH हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका MgOH का होल ट्वाइस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिस के एग्जाम्पल हैं, और जो ऊपर है वो हमारा एसिड है या एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो बेस क्या होंगे? बेस बेटा वो होंगे जो टेस्ट में बिटर होते हैं, साथ ही साथ सोपी टू टच होते हैं, यानी कि टच करोगे तो आप वो चिकने होंगे। और बेटा इसके एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा होंगे। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हम बता दो बेटा इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब हम किसी सोल्यूशन में उसको डालेंगे तो वो हमें अपने कलर चेंज या ऑर्डर चेंज से ये हमें बता देते हैं कि जिस सोल्यूशन में आपने इंडिकेटर्स को डाला है वो एसिड है या बेस है, यानी कि एसिड या बेस के डिटेक्शन में वो हमें हेल्प करते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास लिटमस है इंडिकेटर, लिटमस पेपर, इसकी हम बात कर रहे थे, जो लिचिन प्लांट से मिलकर बना होता है, लिचिन प्लांट से बना होता है। नेक्स्ट बेटा फिनोल्फ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। ये तीन हमने इंडिकेटर्स लिए हैं, और हम ये देखेंगे इन तीनों इंडिकेटर्स का कलर कैसा होगा जब हम इन्हें बेसिक सोल्यूशन या एसिडिक सोल्यूशन में हम लोग डालते हैं। ठीक है, जब हम इन्हें बेसिक सोल्यूशन या एसिडिक सोल्यूशन में हम लोग डालते हैं तब इनका कलर किस तरीके से चेंज होता है।
ठीक है बेटा, ये देखेंगे, देखिए ये बता दूं मैं आपको, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कैसे? एसिड में, पहले बात करेंगे एसिड में जो लिटमस है वो करता है आपका ब्लू टू रेड, क्या कर देता है लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस टू रेड कर देता है, ठीक है। अब फिनोल्फ्थलीन की बात करें एसिड में, तो फिनोल्फ्थलीन बेटा कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं देता, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। पहले हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड में आपका जो लिटमस है वो कैसा कलर देगा, एसिड में आपका लिटमस ब्लू से रेड कर देगा लिटमस पेपर को, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन क्या करेगा, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होगा, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होगा, और साथ ही साथ जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपको रेड कलर देगा, कैसा कलर देगा बेटा, रेड कलर देगा, कैसा कलर देगा, रेड कलर। बेसिक में बात करें, बेस में तीनों क्या क्या कलर देंगे, तो बेस में बेटा ये हम जानते हैं रेड टू ब्लू हो जाएगा, बेस में क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन जो है बेटा वो पिंक कलर देगा, फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में, और साथ ही साथ जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपको येलो कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। ये आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम देखेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेटा वो इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में मिलाने पर वो अपनी स्मेल चेंज से हमें ये बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है बेटा। क्या है वो, एसिडिक है या बेसिक है, ये हमें बताते हैं। जैसे हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हमने नीचे लिए, जैसे ऑनियन हम लोगों ने लिया है, ठीक है, क्लोव हमने, लौंग हम लोगों ने लिया है, और यह वनीला लिया है, ये 3 एग्जाम्पल्स हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के लिए हैं, ठीक है। तब बात करते हैं सब्सटेंस, क्या होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, सब्सटेंस, द सब्सटेंस whose order या स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है, जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, द कॉमन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर, ठीक है। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, है ना, ये डेफिनेशन हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, और साथ ही साथ ये तीनों एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, ये तीनों आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या क्या, ऑनियन, क्लोव्स यानी लौंग और वनीला, ठीक है। क्या होता है बेटा, एसिडिक मीडियम में ये तीनों ही अपनी स्मेल शो करते हैं, तीनों ही अपनी स्मेल देते हैं, लेकिन जैसे इनको बेसिक मीडियम में डालते हैं, जैसे ही हम इनको बेस में लेके आते हैं, तो ये क्या करते हैं, तीनों ही अपनी स्मेल खो देते हैं, यानी कि बेसिक मीडियम में इनकी कोई स्मेल नहीं होती। इससे हमें पता चल जाता है कि जिसमें हमने इसको डाला है वो एक बेस है या एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या होंगे, ये जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, एग्जांपल हमने दिए हैं 3, ऑनियन, क्लोव्स एंड वनीला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस ये मेटल से रिएक्ट किस प्रकार करते हैं हम लोग ये देखेंगे, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों ने बेटा जो क्लास 1 में मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स बनाने सिखाए थे, आयंस की एक्सचेंज से हम लोगों ने सिखाए थे, ठीक है बेटा, मेरी वो वाली वीडियोस आप लोग जाकर देख लें, तभी आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है बेटा। मैं उसी तरीके से रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब कभी भी बेटा एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। कैसे करेगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ गिवन है, ZnHCl, Zn यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन के बाद ZnCl2 और H2 बनता है। सर कैसे बना, तो अगर हम इसकी बेटा रिएक्शंस पे हम लोग उसको ठीक से ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया हुआ है Zn का वैलेंसी होता है +2, है ना। Zn का वैलेंसी कैसा होता है, +2 होता है Zn का वैलेंसी, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं क्या
H का वैलेंसी होता है प्लस का 1 और Cl का वैलेंसी होगा माइनस का 1। तो देखिए क्या करेगा, चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। कैसे? Zn प्लस का 2, ठीक है, और Cl माइनस का 1, ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इस तरीके से कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरीके से यहाँ Fe और H2SO4 के बीच में रिएक्शन हुई है, क्या Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर द Fe डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर Fe जो होगा वो SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना बेटा। उसी तरीके से, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ बात करेंगे बेस आल्सो रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। तो बेटा जब बेस रिएक्ट करते हैं, जैसे आप देख रहे हो NaOH ने रिएक्ट किया Zn से, तो मैंने आपको वहां पर कुछ आयंस बनाए थे जिनको जिंकेट, प्लम्बेट और एल्यूमिनेट आयंस मैंने आपको बताए थे। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये बेटा जिंकेट आयन है, ZnO2 की पावर -2। कौन से हैं, जिंकेट आयन है। कैसे आयन है, जिंकेट आयन है ना। और जब ये सोडियम के साथ मिलेंगे, जब ये किसके साथ मिलेंगे बेटा, सोडियम +1 के साथ मिलेंगे, तो ये इसके पैरों पे और ये इसके पैरों पे क्या बनाएगा, Na2ZnO2, है ना, Na2ZnO2 फॉर्म करेगा, है ना। हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले की क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका Na2ZnO2 बनेगा और जो हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन गैस आपका रिमूव हो जाएगी, लास्ट में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो दोनों सूरतें हाल में, दोनों सूरतों में एसिड हो चाहे बेस हो, जो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है बेटा, कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लें बेटा कि हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है। इसके लिए बेटा एक्टिविटी है एनसीईआरटी से सॉरी, एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें जिंक ग्रेनुअल्स लिए हैं। ठीक है, Zn जिंक हमने लिया है, जिंक के दाने लिए हैं, ग्रेनुअल्स लिए हैं। साथ ही साथ हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है और दोनों को जैसे मिक्स किया। तो मैं बता दूं एक बार, हमने जिंक लिया है और H2SO4 लिया है। ठीक है, जिंक और H2SO4 लिया है। जैसे कि आप जानते हैं जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ये हो गई इसकी केमिकल रिएक्शन, है ना, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। और ये गैस जब यहां से जाएगी ना बच्चा, ये गैस जब बेटा यहां से जाएगी और इस पाइप से होकर जाएगी, ये गैस पाइप से होकर जाएगी और ये क्या करेगी, इस पानी में बुलबुले बनाएगी। क्या करेगी, बुलबुले बनाएगी। तो पता कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है, क्या करेंगे, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। जब कभी भी आप जलती हुई कैंडल, है ना, जो बर्निंग कैंडल जब आप इसके पास लेके आओगे, जब बर्निंग कैंडल जब आप इसके पास लेके आओगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो बेटा कैसा साउंड करेगी, वो पॉप साउंड करेगी। कैसा साउंड करेगी, पॉप साउंड करेगी। कैसा बेटा, पॉप पॉप साउंड करेगी। ठीक है, पॉप साउंड करती है बर्निंग कैंडल के साथ हाइड्रोजन। ये याद रखना है क्या, कि बर्निंग कैंडल के साथ जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड करेगी। और इसी तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ बेटा, आपका एसिड के साथ, है ना, रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड के साथ हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे। अच्छे से इसको समझते हैं। इसको करने के पीछे बेटा एक राज है, देख ला। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा क्या होगा। देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं Na2CO3 और HCl आपस में रिएक्ट किया है। ठीक है,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए कैसे बेटा। यहाँ पर बेटा Na2CO3 है ना, और दूसरी चीज क्या है हमारे रिएक्टेंट में, HCl है। तो जैसा कि आपको याद होगा ना बच्चा, जैसा कि आपको याद होगा कि ये आपका, इनको जब हम लोग आयनों में तोड़ेंगे तो ये सोडियम है, ये सोडियम है जिसका वैलेंसी +1, और कार्बोनेट है जिसका वैलेंसी -2 है ना। चलिए ठीक भैया, आगे इसकी बात करेंगे। HCl की बात करोगे तो ये हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 और Cl का वैलेंसी हो जाएगा -1। सही है, Cl का वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1। तो क्या किया है ना, यही है ना। तो क्या करेगा, तो देखिए अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराऊं तो Na जाएगा Cl के साथ, है ना। तो Na+1 और Cl-1 जब आपस में बनेंगे तो कैंसिल होकर बनाएंगे NaCl। तो सर एक प्रोडक्ट तो आपका बन गया NaCl, ठीक है। और दूसरे प्रोडक्ट का क्या, दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं कि H आपका +1 है और CO3 जो है बेटा -2 है, जो कार्बोनेट आयन है ना। क्या हो जाएगा, -2 जो आपका कार्बोनेट आयन है। ठीक है, ठीक है, ये लिखा ना जा रहा, इसके नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। क्या, जब आपका बेटा NaCl तो आपका बन गया, हम जानते हैं H+1 और CO3 जो है वो -2 है ना। तो जब आप इनके इनमें आयनिक बॉन्ड बनाओगे तो बनेगा H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, जो बहुत वीक होता है, जो बहुत वीक होता है, जो बेटा अपने आप खुद पे खुद टूट जाता है, जो अपने आप आपका खुद पे खुद टूट जाता है। किसमें, H2O और CO2 में, है ना। इसीलिए रिएक्शन में बेटा यहां पर आपको H2CO3 ना दिखा करके H2O और CO2 दिखाते हैं। ठीक है, यह आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, यह आपको देखने के लिए मिलता है बेटा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो या सोडा वाटर लेके आते हो, और अगर आप उसके ढक्कन को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे, अगर आप उसके ढक्कन को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो आप देखेंगे कुछ समय बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो सारी की सारी बोतल से निकल जाएगी और उसमें सिर्फ पानी रह जाएगा। कौन सा एसिड होता है इसमें, कार्बोनिक एसिड होता है, यही वाला एसिड उसमें होता है। ठीक है, जिसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड सारी उड़ जाती है और पानी नीचे रह जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत कमजोर होता है, और ये यानी कि इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत कमजोर, हम कह सकते हैं कि बहुत वीक होता है। ठीक है, बहुत वीक होता है, जो अपने आप टूट जाता है H2O और CO2 में। ठीक है, उसी तरीके से आपका सेकंड वाला रिएक्शन है NaHCO3 HCl से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने पे आपको क्या देगा, सेम उसी तरीके से NaCl H2O और CO2 देगा। ठीक है, NaCl H2O और CO2 देगा। साथ ही ये हमने NCERT से एक डायग्राम लेकर के डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया है, जिसमें क्या किया है हमने, जैसे हमने यहाँ देखिए, हमने सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है और ये हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ घोला है। घोलेंगे तो यहाँ आप देखते हो, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे मैं देखता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे कि हमने देखा था, हम लोग हाइड्रोजन का पता लगाते थे कि भाई हाइड्रोजन पता लगाएंगे कैसे, जैसे ही आप उसके पास बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो वो आपको पॉप साउंड देगी, है ना, जिससे आप बता सकते हैं कि क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। बिल्कुल सही बात है सर। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे लगाएंगे, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए बेटा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिए बेटा, जब कभी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में मिलाएंगे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर मिलाएंगे तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा। उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। किसके कारण, किसके कारण हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका CaOH का होल ट्वाइज है। ठीक है, इसमें हम
आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई, मिलाने पर आपको क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया और वाटर दिया, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, याद रखना मिल्की हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं क्या, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड देन मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोलेबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर आपने उसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी, ठीक है, तो कुछ समय बाद उसकी जो मिल्कनेस है, जो सफेदपन है, जो दूधियापन है, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण, क्यों, आपका बन जाएगा में सोलेबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि उसमें बाद में फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, क्योंकि आप जैसा आप जानते हैं ये दोनों चीजें तो सॉल्यूशन में पहले से ही है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये तो पहले से ही था। हमने क्या किया, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे, जब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देंगे तो और गैस मिलाने के बाद आपका सोलेबल हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिससे जो मिल्कनेस है, यानी कि जो दूधियापन है सॉल्यूशन का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बहरहाल क्या पॉइंट निकला यहां से, पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानेंगे कैसे, आप कार्बन डाइऑक्साइड को किस में लेके आइए, लाइम वाटर में डालिए, और लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देखेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। आखिर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे एसिड और बेस, ये भी तो देखना है ना। कोई भी एसिड है या बेस है, आपस में रिएक्ट वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, द इफेक्ट of an acid is nullified by the base and vice versa, and acid base react with each other to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. याद रखिएगा, जब एसिड और बेस जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने पर जो रिएक्शन होगी वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन होती है। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो। जैसे ये हमने NaOH है जो कि एक बेस है ना, HCl हमने लिया है जो कि एक एसिड है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो वही दोबारा से बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे, NaCl बनेगा और HOH मिला करके H2O बनेगा, NaCl और H2O, ठीक है। तो रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन है, CaOH का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, H2SO4 है जो कि एक एसिड है, आपस में रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम सल्फेट और 2 H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2H2O। क्यों, क्योंकि 2 H बचेगा और 2 OH बचेंगे, तो इस हिसाब से 2H2O बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 2H2O बनेगा, ठीक है। साथ में जर्नल इक्वेशंस भी लिखी हुई है, ठीक है। जर्नल इक्वेशन वहां का H2O बेटा इधर आ गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। जर्नल इक्वेशंस लिखे गई है क्या, एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बेटा। अब वो कभी कभी आपसे आपके स्कूल में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताइए क्या होती है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बताइए क्या होती है, तो आप बताएंगे क्या, व्हेन एन एसिड रिएक्टेड विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा सबके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अब भैया मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे क्या होती है। जब एक एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए पहले, व्हाई डू वी यूज टर्मरिक, लेमन एटसेट्रा टू क्लीन मेटल वेसल्स। बिल्कुल सही बात है ना। जब आप देखते हो आपके घर में पूजा के बर्तन होंगे जिससे आप पूजा करते हो, है ना, उन बर्तनों को पीतल के होते हैं, या जिसमें आप जल दे के आते हो वो पीतल का होता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, उन मेटल के बर्तनों को हम लोग किससे साफ करते हैं, हम लोग लेमन से साफ करते हैं, नींबू से हम लोग रगड़ते हैं, जैसे आपको उसमें दिखाया गया है ना, नींबू से हम लोग रगड़ते हैं।
नींबू से वो ज्यादा आसानी से साफ हो जाते हैं और बिल्कुल साफ हो जाते हैं, है ना। क्यों होता है? द कोटिंग ओवर द मेटल वेसल्स या मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गेट डिजोल्व फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं क्या, मान लीजिए मेटल है, और मेटल जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो कि मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, वो मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड से रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है जो आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। जिस तरीके जिससे जैसे हम लोग लेमन को हम लोग रगड़ते हैं तो लेमन में प्रेजेंट जो एसिड होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद उसमें सॉल्ट और वाटर बना देता है जो कि आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको आसानी से हम छुटा सकते हैं। ठीक है बेटा, आपका यहां से हम लोग देखेंगे क्या, मेटल ऑक्साइड कोई भी होगा एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। दिस सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ ए बेस, सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। याद रखना, जो मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, इसको याद रखिएगा। क्या जो मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वो बेटा बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक होगा। एग्जाम्पल के लिए एक मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे हम लेंगे Na2O। Na2O हमने ले लिया, जो एक मेटल है, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, रिएक्ट हमने करा दी है। किससे रिएक्ट कराएं? एक एसिड ले लेते हैं, मान लीजिए HCl से हमने करा दिया, HCl से करा दिया। HCl से कराएंगे आप तो आपका NaCl बनेगा, सॉल्ट हो गया जी, NaCl आ गया, और साथ में H और OH का कंपाउंड आपका H2O बन जाएगा, है ना। बैलेंस कर लें, Na के 2 हैं, Cl तो 1 है, तो 2 NaCl, 2 के साथ 2 हो गया, और 2 H और A को मिलाकर H2O बन गया। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो आपने देखा जब कोई भी आपका मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद आपका सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किससे करेगा? कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किससे करेगा बेटा? किससे करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलूं। हमने लिखा भी है द कोटिंग ओवर द मेटल वेसल्स, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड गेट डिसॉल्व फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर आपको बनाएगा। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर आपको वो बना के देगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे मैं देख लेता हूं। आगे देखेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है, बेस के साथ बनाएगा तब भी आपका सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ये आपका एक बेसिक ऑक्साइड है जो बेस है। ठीक है, एक बेस है। यहाँ पे हमने नॉन मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया। जैसे रिएक्ट करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया है जो कि सॉल्ट और वाटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी एक बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा, NaOH ले लेते हैं जो कि एक बेस है, दोबारा से ले लेंगे CO2, है ना। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका Na2CO3। Na2CO3 क्या बनाएगा? Na2CO3। ठीक है बेटा, Na2CO3 के लिए यहां पर कितना हो गया? 2, क्योंकि Na कितने हैं? 2। ठीक है, Na कितने हैं? 2। अब यहाँ पे तो 2 OH थे ना, हमने बना दिया Na2CO3। ठीक है सर, Na2CO3 बन गया। बचा क्या? बचा H2O, है ना। क्या बचा? H2O। तो ये बन गया सर, है ना। तो हम देख सकते हैं क्या कि जब कभी भी बेटा, जब कभी भी एक बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा या नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, वो आपका सॉल्ट एंड वाटर आपको देगा। ठीक है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर आपको देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? आखिर सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है? सारे एसिड में कौन सी चीज है जो कॉमन होती है ना। सारे एसिड में कौन सी चीज है बेटा जो कॉमन होती है? तो देखिए, देखेंगे ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, बिल्कुल सही बात है।
और हाइड्रोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। याद रखिएगा, वाटर का प्रेजेंस में सारे एसिड जो होंगे बेटा वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन वो लोग देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन वो लोग देते हैं। साथ जैसे आपका HCl है, पानी के साथ मिलाएंगे तो क्लोरीन अलग होगा और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बेटा बनेगा, है ना, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, सारे एसिड देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द H and H2 पॉजिटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। यही कारण है, ये जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन है, यही कारण है कि जितने भी एसिड के सॉल्यूशन होते हैं उन सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से सारे एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, some substance do not form H positive ion in aqueous solution even through element hydrogen is present in the compound, they are not acids, example glucose, alcohol etc। अब बेटा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, जिस कंपाउंड में या जिस सब्सटेंस के हाइड्रोजन है वो सभी आपको हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस दें या हाइड्रोनियम आयन दें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया ग्लूकोज का। हम लोग जब ग्लूकोज को देखेंगे बेटा तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना, तो इसमें भी आपको क्या मिल जाता है? आपको हाइड्रोजन मिल जाता है। लेकिन जब हम इसको पानी में घोलते हैं, पानी में घोलने के बाद ये आपको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बेटा नहीं देता। ठीक है, इसलिए जो अल्कोहल है या ग्लूकोज है, ठीक है, इनके सॉल्यूशनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, जबकि आपका जो भी एसिडिक सॉल्यूशन है उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट हैव ऑल बेसिस कॉमन। सारे बेसिस में क्या कॉमन है? सेम उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सारे बेसिस में सर हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन है। क्या? हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन है। OH नेगेटिव कॉमन है, हाइड्रोक्सिल आयन कॉमन है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चा, जैसे NaOH है, NaOH को अगर आप घोलोगे तो बेटा वो OH आयन देता है और Na आयंस देता है। ठीक है, CaOH का उल्टवाइज में देखेंगे, वो 2 OH आयन देगा और कैल्शियम आयन देगा। ठीक है, तो यही रिस्पॉन्सिबल भी है किसके? हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशंस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बेसिक सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और किस कारण से होती है? क्योंकि वहां पर आपको हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलते हैं। तो याद रखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को डाइल्यूशन कैसे करते हैं, एसिड का डाइल्यूशन क्या होता है? तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि है एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड इन वाटर सिंस डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसको पानी में धीरे धीरे करके मिलाएं, आराम आराम से, स्लोली मिलाएं। अगर आप एक साथ उसको मिला देंगे तो बहुत सारे लॉट ऑफ हीट निकलेगी वहां से। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हीट निकलती है, जिनमें एज अ प्रोडक्ट हीट निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अदरवाइज इट मे कॉज बर्न्स ड्यू टू द एसिड स्प्लैश एंड कैन बी कॉज ब्रेकेज ऑफ ग्लास कंटेनर। ठीक है, अगर आपने एक साथ मिला दिया, जल्दी से मिला देंगे तो क्या होगा? तो बेटा आपका जो कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है, वो भी टूट सकता है, जिसके कारण सारा एसिड स्प्लैश हो जाएगा, आपके हाथ पर आ सकता है, आपके चेहरे पर आ सकता है। आप जानते हैं एसिड अगर हाथ पे गिरेगा तो क्या होगा, है ना, बहुत डेंजरस है। ठीक है, नेक्स्ट देंगे, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन आयन पर यूनिट वॉल्यूम।
जैसे ही हम लोग एसिड या बेस को कंसंट्रेशन को कम करते हैं या उनका डाइल्यूशन करते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन जो होता है आयंस का बेसिस में क्या होगा, आपका बेस में जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है और जो एसिड में बेटा HN या हाइड्रोनियम आयन है, उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। याद रखिएगा, ये भी बेटा एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन है। क्या है एनसीईआरटी में? आप यहाँ से क्वेश्चन है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ऐसा क्यों है कि हम लोग पानी को एसिड में नहीं मिलाते जबकि एसिड को पानी में मिलाते हैं, है ना। ये भी इसके पीछे एक रीजन है कि सर अगर जब आप पानी मिलाएंगे एसिड में तो शुरुआती में देखिए एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी और पानी की कम होगी, है ना, जिसके कारण क्या होगा, हीट बहुत सारी निकलेगी और हीट निकलने पर स्प्लैश हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्प्लैश आपका काफी सारे हीट निकलेगी तो आपके हाथ या आपको जलने का खतरा इसमें बना रहेगा। साथ ही साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, एसिड को धीरे धीरे करके वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एसिड को धीरे धीरे करके वाटर में डिसॉल्व करते हैं ताकि एसिड और वाटर से मिलने पर जो हीट बनेगी उसको जो पानी है उसमें रहकर वो हीट कंट्रोल हो जाए, है ना, क्योंकि पानी का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, और एक साथ नहीं मिलाते हैं, पहले हमने थोड़ा सा डाला, है ना, पहले हम थोड़ा सा डालते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं बना करके, तो अगर हम लोग इसमें मिला रहे हैं, है ना, एसिड हम लोग मिलाएंगे तो एसिड में क्या होगा, पहले थोड़ा सा हमने कुछ बूंद डाल दिया, डालने के बाद क्या करता है, हम लोग एक ग्लास रोड से इसको हिलाते हैं ताकि वो अच्छे से घुल जाए, है ना, हम लोग उसको हिलाते हैं ताकि वो घुल जाए। और जब वो घुल जाता है तो कुछ देर बाद फिर और थोड़ा सा डालते हैं, फिर उसको घोलते हैं। एक साथ भी हम लोग सारा नहीं मिलाते, है ना, एसिड को डाइल्यूट करते वक्त एक साथ भी हम लोग सारा नहीं मिलाते, थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग उसको मिलाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल पे हम लोग देखेंगे बेटा क्या, इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन में ये स्केल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करने में आपका मदद करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताता है। जैसे आप देखेंगे अगर आपका 7 किसी का पीएच होगा, अगर किसी का पीएच कैसा होगा 7 होगा तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल, जैसा आप देख सकते हैं। और अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से कम है, किसी का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड होगा, और अगर पीएच वैल्यू आपका 7 से ज्यादा है तो बेस होगा। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको सही से तो बेटा पीएच वैल्यू जो होगा ना, पीएच वैल्यू इसका जितना ज्यादा होगा, पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा बेसिक होगा, जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग बात करें कि सर एक का पीएच वैल्यू तो 2 है ना, और एक का पीएच वैल्यू 6 है, तो सर इनमें कौन एसिड है कौन बेस है? तो देखिए बेटा चूंकि 7 से कम है दोनों का पीएच वैल्यू तो दोनों ही एसिड है ना, दोनों ही एसिड है क्या है, दोनों ही एसिड है। लेकिन क्या होता है, लेकिन बेटा जिसका पीएच वैल्यू 2 है इसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसमें जो बेटा आपका इस वाले में जो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, किसके कंपेरेटिबल, किसके कंपेरेटिवली, आपका 6 वाले के कंपेरिजन। 6 वाले के कंपेयर में जो पीएच जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो पीएच 2 वाले में ज्यादा होगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो सर पीएच है क्या, पीएच है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब सर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो है, पर सर हम इसको बेसिक में भी क्यों कर रहे हैं, पीएच ले रहे हैं, पीओएच क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा पीएच जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सब में होते हैं, एसिड में भी होते हैं और बेस में भी होते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड में भी होते हैं बेस में भी होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो एसिड में ज्यादा होता है, बेस में कम होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे पीएच को। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है ना, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग देखेंगे। तो देखें बेटा अवर बॉडी पीएच इज 7 to 7.8,
हमारी बॉडी का जो पीएच है वो लगभग 7 से 7.8 है। नेक्स्ट बेटा, व्हेन रेन वाटर हैज पीएच लेस देन 5.6 इट इज एसिड रेन। जब आपके पास जो आपके बारिश होती है, बाहर बारिश होती है, अगर उसका पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाएगा, तो उसका उस पानी का पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाएगा, तब हम उसको एसिड रेन कहेंगे कि सर एसिड रेन हो रही है, जो आप जानते हैं काफी हार्मफुल है बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, चलिए, बिल्डिंग्स के लिए भी है, जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनके लिए भी हार्मफुल होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स नीड ए स्पेसिफिक पीएच फॉर द ग्रोथ, सो वी नीड टू चेक द सॉइल पीएच। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया, एसिड रेन जो होता है वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, साथ ही साथ आपकी जो फसलें हैं, जो प्लांट हैं, उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है। अगर आपके खेत में या आपके फील्ड में अगर उसका पीएच वैल्यू बेटा कम हो जाता है, या उसमें जो एसिड है, एसिड का कंटेंट वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें एसिडिक हो जाती है वहां की मिट्टी, तो बेटा वहां की मिट्टी में प्लांट ठीक से ग्रोथ नहीं करेंगे, है ना। प्लांट जो होंगे वो ठीक से ग्रोथ बेटा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, प्लांट ठीक से ग्रोथ नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूं कि 7 पे न्यूट्रल होगा और 7 से कम होगा पीएच तो एसिडिक, 7 से ज्यादा होगा पीएच तो बेसिक होता है। ठीक है, ये प्लांट पे हमने पीएच स्केल प्लांट पे हम लोगों ने बताया कि कहां से कहां तक आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 में न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में या हमारे स्टमक में हाइड्रोजन HCl आपका होता है, पेट में HCl होता है, इज टू मच ऑफ एसिड कॉजेज। ठीक है, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू मच एंड एसिड कॉजेज इंडाइजेशन हो सकता है, इसकी वजह से पेन एंड इरिटेशन हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, है ना, इससे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इससे बचने के लिए बेटा हम लोग एंटासिड यूज करते हैं, जो आप लोग मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाता है आसानी से। एंटासिड हम लोग यूज करते हैं, या कोई टैबलेट हम लोग लेते हैं, है ना, जो कोई टैबलेट हम लोग लेते हैं बेटा, है ना, आप देखते हैं टैबलेट हम लोग लेते हैं किसके लिए, इन सब चीजों से बचने के, ताकि हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, है ना। टू गेट रिड ऑफ द एसिडिटी द बेसिस कॉल्ड एंटासिड आर यूज्ड एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये बेटा एंटासिड का काम करता है, मतलब एंटी एसिड है ना। क्या करता है, हमारे पेट में जो एसिड बनता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इनका नेचर कैसा हुआ बेटा, तो इनका नेचर अपने आप कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, क्यों, क्योंकि वहां पर एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए बेटा इसको एंटासिड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पेट में जो एसिड बनता है, जिससे हमें इंडाइजेशन, पेन या इरिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से जो आपका एंटासिड है, जो ये पिल्स हैं या ये सिरप है, आपका सस्पेंशन है, ये आपका बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टूथ एनिमल, हम लोग देखते हैं ना, जो आपके टूथ है ना, तो टूथ एनिमल जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, गेट corroded by acid produced by bacteria which is act as a food particles remaining in our mouth। देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम लोग ब्रश करते हैं, या कई बार बच्चे क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो उनके दांतों के बीच में बेटा खाना चिपका रह जाता है, जिसके सड़ने के बाद वो क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है ना, और वो एसिड आपके टूथ एनिमल को खराब कर देता है, आपके दांतों को खराब कर देता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू प्रिवेंट दिस वी यूज टूथपेस्ट। हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं विच आर बेसिक, जिसका नेचर कैसा होगा, जिसका नेचर बेटा बेसिक होता है। तो टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होता है, आप समझते भी हो, आप जब टच करते हो तो आपको पता लगता है इट्स अ सोपी टू टच, है ना, चिकना होता है, तो क्या होता है बेटा, उसका नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट है बेस एंड आंट्स इंजेक्ट एसिड व्हेन दे स्टिंग। तो देखिए बीज जो होती है बेटा, बीज और आंट में भी एसिड होता है जब वो आपको काट लेती है ना, जब आपको काटती है तो आपकी बॉडी में एसिड छोड़ देती है, जिसको आपने देखा होगा, सो मिल्ड ए बेस ऑन अ स्टिंग एरियाज गिव्स रिलीफ
यू कैन यूज सोप। अगर आप उन बीज ने काटा है या आंट से जहां पर काटा है, अगर वहां पर आप सोप जो कि एक बेस होता है, टूथपेस्ट जो कि एक बेस होता है, या बेकिंग सोडा जो कि एक बेस होता है, इनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत जल्द उससे रिलीफ मिलेगा, है ना, बहुत जल्द से रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एसिड छोड़ा है और ये बेस है, दोनों आपस में मिलेंगे तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो लोग करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, काफी टाइम हो गया, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी की बातें हम लोग करेंगे कल। ठीक है बेटा, तो बने रहिए हमारे साथ क्लास 10th 9th 11th और 12th की सभी वीडियोस के लिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।